हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट 2023 के इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज। इसमें 100 क्वेश्चन है और एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें इसके 4 पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में हम 25 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट में उससे आगे वाले 25। इस तरीके से हम पूरा सेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंसीडर द पेयर ऑफ गुड्स एक्स और वाई. It is observed that when price of Y falls, the demand for good X also fall. दो गुड्स हैं, एक गुड X है, एक गुड Y है। जब Y का प्राइस कम होता है तो X की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि Y का प्राइस कम होने से Y की डिमांड बढ़ गई और X की डिमांड कम हो गई। ये कौन से केस में होता है? ये सब्स्टिट्यूट के केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक तरफ टी है, एक तरफ कॉफ़ी है। ये X कमोडिटी मान लेते हैं, ये Y कमोडिटी मान लेते हैं। ओके, जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस कम होगा तो लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वहीं पे चाय की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा है, व्हेन द प्राइस ऑफ वाई फॉल्स, वाई गुड जो है यानी कॉफ़ी जो हमने ली है, इसका जब प्राइस कम हुआ, डिमांड फॉर एक्स ऑल्सो फॉल, एक्स की डिमांड कम हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू चूज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ दिस गुड? तो ये कौन सी गुड है? दे आर सब्स्टिट्यूट गुड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द टोटल प्रोडक्ट इज. प्रोडक्शन की थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट राइज करता है, कांस्टेंट रहता है, मैक्सिमम रहता है, या फिर फॉलिंग बट पॉजिटिव रहता है? देखिए, प्रोडक्शन की 3 स्टेज होती है, हमने पढ़ा हुआ है। ये हमारी टोटल प्रोडक्ट कर्व है, ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है और ये हमारी एवरेज प्रोडक्ट कर्व है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है और फिर एक जीरो होकर नेगेटिव हो जाता है। और एवरेज प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होना शुरू होता है और एवरेज प्रोडक्ट हमारा कभी जीरो नहीं होता, ना ही ये नेगेटिव होता है। ओके, ये पॉइंट होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पे हमारा मार्जिन प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, इसके बाद मार्जिन प्रोडक्ट हमारा घटना शुरू हो जाता है। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे मार्जिन प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है एवरेज प्रोडक्ट के। ओके, यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेज जो है ख़त्म होती है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद हमारा मार्जिन प्रोडक्ट घटता रहता है जब तक वो जीरो ना हो जाए, ये होती है स्टेज 2। और इसके बाद जब मार्जिन प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है स्टेज 3, यानी इसके बाद हमारा मार्जिन प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा और टोटल प्रोडक्ट हमारा गिरना शुरू हो जाएगा, यानी फॉल करना शुरू हो जाएगा। तो थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, बट वो पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केनेथ एरो पीपल डू नॉट प्रेफर. देखिए, केनेथ एरो ने अनसर्टेनिटी से रिलेटेड जो स्टडी करी थी उसमें उन्होंने कहा था जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं। ठीक है, यानी वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो रिस्क अवर्स लोग फ्लाइट इंश्योरेंस भी कराएंगे, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी कराएंगे, लाइफ इंश्योरेंस भी कराएंगे। यहाँ पे फ्लड इंश्योरेंस कोई चीज़ नहीं होती। फ्लड इंश्योरेंस जो है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में आ जाता है। ठीक है, तो फ्लड इंश्योरेंस कोई पार्ट नहीं होता इसमें। तो केनेथ एरो का कहना था पीपल डू नॉट प्रेफर फ्लड इंश्योरेंस। पीपल फ्लाइट इंश्योरेंस भी प्रेफर करेंगे, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी प्रेफर करेंगे और लाइफ इंश्योरेंस भी प्रेफर करेंगे, क्योंकि लोग रिस्क अवर्स होते हैं। तो जिस भी चीज़ में रिस्क ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर को आग लग जाए, ठीक है, ये एक तरीके से रिस्क का काम है, तो लोग क्या करेंगे? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, जबकि इसके आउटकम या फिर कह लीजिए ऑक्यूरेंस के चांसेस बहुत कम हैं। हाउस को फायर लगने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है तो इसलिए लोग इंश्योरेंस लेके रखते हैं। वहीं पे आपका मान लीजिए मोबाइल फ़ोन है, उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके हाथ से गिर के टूट जाए, लेकिन बहुत कम लोग इस पे इंश्योरेंस लेके रखते हैं। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, लोग उसे कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके होने के चांसेस कम भी हों। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें हम, वहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा है, इसलिए लोग उसे कवर करके रखते हैं, चाहे उसके होने या ना होने के चांसेस कम भी हों। इसी तरह अगर हम स्मॉल चीज़ की बात करें, जहाँ पे हमारा अगर फ़ोन है, फ़ोन हाथ से छूट के टूट भी सकता है, लेकिन उसके होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, फिर भी लोग उसका इंश्योरेंस कम करवाते हैं क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो फ्लड इंश्योरेंस है, क्योंकि फ्लड इंश्योरेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में ही कवर हो जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइंग द गेम थ्योरी. गेम थ्योरी को अप्लाई करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज सेल, टू अराइव एट द डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, या फिर टू मिनिमाइज मार्जिनल कॉस्ट? देखिए, गेम थ्योरी का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू अराइव एट द डोमिनेंट स्ट्रेटेजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टू इंडिविजुअल कैसे बिहेव करते हैं कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है, उनको रॉबरी के केस में पकड़ा गया है।
ठीक है। अगर आप एक इंडिविजुअल ए को अलग सेल में डालें और बी इंडिविजुअल को अलग सेल में डालें और अलग अलग उनसे इंक्वायरी करें, फॉर एग्जांपल ए इंडिविजुअल को बोला गया कि आप अगर अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको 2 साल की सज़ा होगी, और अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन बी ने आपका नाम ले दिया तो आपको 10 साल की सज़ा होगी। यानी बी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ए ने आपके साथ उसके साथ चोरी की थी तो आपको 10 साल की सज़ा होगी। और यही चीज़ बी को अलग सेल में ले जाके बोली जाती है कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 2 साल की सज़ा होगी, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ए ने एक्सेप्ट कर लिया और आपका नाम ले दिया तो आपको 10 साल की सज़ा होगी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग जो हैं वो ये 2 साल वाली सज़ा को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, कोई भी 2 इंडिविजुअल जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में है वो कौन सी प्रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, नो मैटर व्हाट हिज और हर अपोनेंट सेलेक्ट। ये मैटर नहीं करता कि ए का अपोनेंट क्या सेलेक्ट कर रहा है, ए अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करेगा तो वो होगी डोमिनेंट स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल ए अपने लिए 2 साल वाली सज़ा को प्रेफर करेगा। ये मैटर नहीं करता कि बी क्या चूज कर रहा है, ठीक है। हो सकता है बी एक्सेप्ट ही ना करता सज़ा को तो दोनों बच जाते। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, जब 2 इंडिविजुअल कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में हो और वो प्रेफरेंस को सिलेक्ट करे जिसमें उनको हाईएस्ट पे ऑफ मिल रहा है, नो मैटर कि उनका ओपोनेंट क्या सिलेक्ट कर रहा है, क्या चूज कर रहा है। तो गेम थ्योरी का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू अराइव एट द डोमिनेंट स्ट्रेटजी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट इफ ए कॉम्पिटिटर ऑफ कमोडिटी एक्स, कोई एक कमोडिटी एक्स है उसका कोई कॉम्पिटिटर है, मान लीजिए कमोडिटी वाई वो प्रोड्यूस कर रहा है कॉम्पिटिटर, अगर वो कैरी आउट ए सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, अगर वो कॉम्पिटिटर जो है यानी जो गुड वाई प्रोड्यूस कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सक्सेसफुली कैरी कर जाए, यानी उसकी एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, द डिमांड कर्व फॉर एक्स गुड, तो एक्स गुड की जो डिमांड कर्व है, मान लीजिए ये एक्स गुड की डिमांड कर्व है, इसमें क्या फ़र्क आएगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर वाई गुड की एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी जो है वो सक्सेसफुल हो गई तो एक्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वाई क्या है, एक्स का कॉम्पिटिटर है, तो एक्स की डिमांड कम हो जाएगी, और जब एक्स की डिमांड कम होगी तो ये डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले मान लीजिए डी डिमांड करती, अब ये D1 हो जाएगी, यानी कि डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जब भी हमारे किसी भी गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी चेंज होती है तो डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है, जिसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। वहीं पे अगर प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। ये भी डिफरेंस याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगी, जब खुद के प्राइस की वजह से किसी गुड के क्वांटिटी में चेंज आएगा, लेकिन अगर खुद के प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से, फॉर एग्जांपल हमारे इनकम कंज्यूमर की कम हो गई, उसकी वजह से डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, या हमारे कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, मान लीजिए वो गुड एक्स खरीदना ही नहीं चाहता, उसकी वजह से डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, या गुड वाई जो है उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छी करती, गुड वाई जो है कॉम्पिटिटिव गुड थी गुड एक्स की, तो उसकी वजह से भी डिमांड कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर खुद के प्राइस की वजह से किसी और रीज़न से डिमांड कर्व में चेंज आता है तो उसे चेंज इन डिमांड कहते हैं, और उसमें डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट टू द लेफ्ट, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेमेंट टू द इनपुट इज इन फिक्स सप्लाई इन द शॉर्ट रन इज कॉल्ड। देखिए इनपुट की जो पेमेंट होती है शॉर्ट रन में उसे हम कहते हैं क्वासी रेंट। क्वासी रेंट का क्या मतलब होता है, देखिए क्वासी रेंट होता है जो फिक्स फैक्टर हैं, जो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर हैं वो ट्रांसफ़र अर्निंग से जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वो हमारा क्वासी रेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ट्रांसफ़र अर्निंग होती है किसी भी फैक्टर प्रोडक्शन को किसी एक जगह लगाने का खर्चा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक लेबर है, लेबर को आप 40,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, ओके, मंथली। अब ये ट्रांसफ़र अर्निंग है। ट्रांसफ़र अर्निंग क्या मतलब है कि अगर इस 40,000 से आप कम देंगे तो वो लेबर कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, किसी और जगह चली जाएगी, ये होती है हमारी ट्रांसफ़र अर्निंग। इसी तरह कोई कैपिटल है या कोई लैंड है, उसका आप रेंट दे रहे होंगे, है ना, मान लीजिए 10,000 रेंट दे रहे हैं, तो ये हमारी ट्रांसफ़र अर्निंग है। जिसने भी आपको लैंड हो गई, या मान लीजिए कोई शॉप है वो रेंट पे दी हुई है, तो अगर आप 10,000 उसको पे कर रहे हैं, 10,000 से कम उसे मिलते हैं, तो हो सकता है वो उस दुकान को रेंट पे ना दे के किसी बैंक को दे दे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से किसी भी फैक्टर प्रोडक्शन को उस प्रेजेंट वर्क में काम करवाने के लिए जितने मिनिमम अमाउंट दिया जाता है वो उसकी ट्रांसफ़र अर्निंग होती है। यानी कि इससे कम अगर आपने पैसे दिए तो वो फैक्टर प्रोडक्शन कहीं और काम करना शुरू कर देगा या किसी और फील्ड में काम करना शुरू कर देगा। अब क्या होता है, कुछ ऐसी गुड्स या सर्विसेज होती हैं जो शॉर्ट रन में जिनकी सप्लाई जो होती है वो इनइलास्टिक होती है, यानी आप शॉर्ट रन में उनकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन की सबको ज़रूरत है,
बहुत सारे प्रोड्यूसर जो है उस मशीन को खरीदना चाहते हैं। तो वैसे उस मशीन का प्राइस कितना था, 10,000 था, यानी इस मशीन को खरीदने के लिए आपको 10,000 पे करने थे। अब क्योंकि शॉर्ट रन में उसकी सप्लाई कम है तो वो मशीन के बदले में आपको 15,000 पे मिल रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा 5,000 जो है वो क्वासी रेंट होता है। क्वासी रेंट किसे कहेंगे, पेमेंट टू द इनपुट की वो पेमेंट जो फिक्स सप्लाई है, जिसकी सप्लाई फिक्स है शॉर्ट रन में, तो वो क्वासी रेंट है। यानी अपनी ट्रांसफर रनिंग से जो भी ज़्यादा पैसा कमा रही है फर्म, वो उसकी क्वासी रेंट है। अब इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, इकोनॉमिक रेंट क्वासी रेंट की तरह ही कंसेप्ट है, बस ये लॉन्ग रन में होता है। अगर कोई ऐसा फैक्टर प्रोडक्शन है जो लॉन्ग रन में भी फिक्स रहे तो वो जितने भी पैसे कमाएगा वो इकोनॉमिक रेंट है। ओके, मान लीजिए कोई एक लैंड है जहाँ पे आपके हीरे निकल गए, ठीक है। अब ऐसी लैंड जहाँ पे डायमंड निकल गई, उसकी सप्लाई तो कम ही होगी, ऐसा तो है नहीं कि लॉन्ग रन में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब क्योंकि उसकी सप्लाई कम है तो क्या होगा, यहाँ पे आप अपनी ट्रांसफ़र रनिंग से ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे, तो उसे हम इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। तो ऐसा फैक्टर प्रोडक्शन जिसकी सप्लाई लॉन्ग रन में भी फिक्स रहती है, उससे कमाई जो होती है उसे हम इकोनॉमिक रेंट कहेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वासी रेंट और इकोनॉमिक रेंट के बीच का कंसेप्ट। क्वासी रेंट जो होता है वो शॉर्ट रन में होता है। अगर कोई फैक्टर प्रोडक्शन की शॉर्ट रन में सप्लाई इनइलास्टिक है तो वो जो पैसे कमा रहे होंगे वो क्वासी रेंट है। वहीं पे अगर लॉन्ग रन में भी उस फैक्टर प्रोडक्शन की सप्लाई जो है वो फिक्स रहती है तो वो इकोनॉमिक रेंट कमा रहे होंगे। तो इकोनॉमिक रेंट और क्वासी रेंट में सिर्फ लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्वासी रेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A necessary but not sufficient condition for the existence of a journal equilibrium is. ऑप्शन 1 कह रहा है number of independent equation and number of unknown must be the same. ऑप्शन 2 कह रहा है prices of all goods should be equal. ऑप्शन C कह रहा है supply of factor and price of good must be equal. ऑप्शन D कह रहा है demand for factors and supply of goods should be the same. देखिए, जर्नल इक्विलिब्रियम क्या कहता है हमें, जर्नल इक्विलिब्रियम बात करता है एक ऐसी सिचुएशन जब हर कोई है जो ट्रेड कर रहा है वो सेटिस्फाई हो जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इकोनॉमी में हर गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो, यानी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। जर्नल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं और जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनकी जितनी डिमांड है उतनी ही उनकी सप्लाई हो, वो हमारा जर्नल इक्विलिब्रियम है। ओके, अब जर्नल इक्विलिब्रियम की नेसेसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अब ये इंडिपेंडेंट इक्वेशन और अननोन्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक हम गांव लेते हैं, विलेज, जहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है। ओके, अब वहाँ पे दो चीज़ की गुड्स हैं, एक एप्पल है और एक ऑरेंज है, ठीक है, दो गुड्स हैं। अब इन दो गुड्स के बीच में एक्सचेंज होना है। अब यहाँ पे अननोन क्या होगा, अननोन चीज़ ये है कि प्राइस ऑफ एप्पल कितना है इन टर्म्स ऑफ ऑरेंज, ठीक है। इसी तरह प्राइस ऑफ ऑरेंज कितना है इन टर्म्स ऑफ एप्पल, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ एप्पल कितनी है जो डिमांड कर रहे हैं हमारे विलेजर्स, और क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज कितनी है जो विलेजर डिमांड कर रहे हैं। तो ये सब अननोन है। अब इन्हें पता करने के लिए हमारे पास इतनी ही इक्वेशन होनी ज़रूरी है। इक्वेशन मतलब हमें पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ एप्पल एंड हाउ मैनी एप्पल विलेजर वांट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि एप्पल का प्राइस कितना है और उस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है विलेजर के द्वारा। सिमिलरली एक रिलेशनशिप क्या बनेगी, प्राइस ऑफ ऑरेंज एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑरेंज। ये भी रिलेशनशिप हमें पता होनी चाहिए कि कितने प्राइस ऑरेंज के कितने प्राइस पे हमारे विलेजर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रही हैं। इसी तरह थर्ड इक्वेशन बनेगी प्राइस ऑफ एप्पल एंड सप्लाई ऑफ एप्पल, यानी कितने प्राइस पे हमारे विलेजर जो है एप्पल सप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरह कितने प्राइस ऑरेंज पे हमारे विलेजर जो है ऑरेंज की सप्लाई करना चाहते हैं। तो जितने नंबर ऑफ अननोन है हमारे पास उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हमारी डिमांड ऑफ एप्पल इक्वल होगी सप्लाई ऑफ एप्पल के, ठीक है। इसी तरह डिमांड ऑफ ऑरेंज इक्वल होगी सप्लाई ऑफ ऑरेंज की। अगर इसमें से एक भी इक्वेशन हमें नहीं पता, अगर हमें नहीं पता कि प्राइस कितने प्राइस ऑफ एप्पल पे कितना सप्लाई करना चाहते हैं विलेजर, तो क्या होगा, या तो ये हो जाएगा कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से, या ये हो जाएगा सप्लाई कम हो जाएगी डिमांड से। तो ये सिचुएशन जनरेट हो सकती है। तो नेसेसरी कंडीशन ये है जर्नल इक्विलिब्रियम के लिए कि जितनी इंडिपेंडेंट इक्वेशन है उतने ही नंबर ऑफ अननोन होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ अननोन और इंडिपेंडेंट इक्वेशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, Walras argued that all dash and dash in all market are determined simultaneously through their interaction with one another. देखिए, वॉलरस ने जर्नल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट दिया था, और जर्नल इक्विलिब्रियम में हमने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम कब होगा जर्नल, जब ऑल द डिमांड ऑफ गुड्स एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इक्वल होगी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब प्राइस एंड क्वांटिटी जो है एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएं, कब तक, जब तक डिमांड सप्लाई के इक्वल ना हो जाए। तो वॉलरस ने आर्ग्यू किया था दैट ऑल प्राइसेस एंड क्वांटिटी इन ऑल मार्केट आर डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली थ्रू देयर इंटरेक्शन विद वन अनदर, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक डिमांड इक्वल नहीं हो जाती सप्लाई के। यानी कि अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइजेस कम होना शुरू हो जाएंगे, और प्राइसेस तब तक कम होते रहेंगे जब तक सप्लाई डिमांड के इक्वल ना हो जाए, क्योंकि जब प्राइस कम होंगे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, तो तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक सप्लाई डिमांड के इक्वल ना हो जाए। तो वॉलरस आर्ग्यू दैट ऑल प्राइसेस एंड क्वांटिटी इन ऑल मार्केट आर डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली थ्रू देयर इंटरेक्शन विद वन अनदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Suppose Anil and Sunil are at an allocation bundle where their margin rate of substitution are not equal. अनिल और सुनील जो हैं वो allocation bundle हैं इनके, जो वहाँ पे their margin rate of substitution not equal. For example, इसका क्या मतलब है कि अनिल और सुनील जो दो गुड प्रेफर कर रहे हैं, मान लीजिए एक गुड एक्स है एक गुड वाई है, तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनिल इज नॉट इक्वल टू मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सुनील, यानी अनिल का मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सुनील के मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के इक्वल नहीं है। यानी कि अनिल की प्रेफरेंस गुड एक्स और वाई को लेके अलग है, और सुनील की प्रेफरेंस गुड एक्स और वाई को लेके अलग है, ठीक है। हो सकता है अनिल गुड एक्स ज़्यादा चाहता हो वाई के कंपैरिजन में, और सुनील गुड एक्स कम चाहता हो वाई के कंपैरिजन में। तो ऐसे केस में जब दोनों की प्रेफरेंस अलग हो, यानी दोनों का मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल ना हो, तो दोनों अगर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें गुड्स को, तो क्या होगा कि वो दोनों एक परीटो एफिशिएंट सिचुएशन पे पहुंच सकते हैं। परीटो एफिशिएंट सिचुएशन कौन सी होगी, जब दोनों का मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये अगर गुड एक्स ज़्यादा चाहता है तो ये वाई गुड इसे दे देगा, और ये एक्स गुड कम चाहता है तो ये एक्स गुड इसको दे देगा, ठीक है। तो अगर दोनों का मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल नहीं है तो वो इक्वल मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे पहुंच सकते हैं एक दूसरे के साथ गुड्स एक्सचेंज करके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दे आर गेन्स फ्रॉम द एक्सचेंज। अगर अनिल और सुनील के मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल नहीं है, देन दे कैन गेन फ्रॉम द एक्सचेंज, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके गेन कर सकते हैं। और यही चीज़ हम एडवर्ड बोर्ड्स में पढ़ते हैं कि हम परेटो एफिशिएंसी पे कब पहुंचेंगे, जब दोनों के मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट ऑल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आर। देखिए, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम कहती है अंडर सर्टेन कंडीशन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम कैन बी परेटो एफिशिएंट। इसका क्या मतलब है, यानी यू कैन नॉट मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं और उस पार्टी में एक बहुत बड़ा केक है जिसमें कई टाइप के फ्लेवर हैं, चॉकलेट फ्लेवर भी है, वनीला फ्लेवर भी है, अलग अलग टाइप के फ्लेवर हैं, ओके। और पार्टी में जो गेस्ट हैं वो सब अलग अलग टाइप के फ्लेवर को प्रेफर करते हैं। इसमें कई टाइप के फ्लेवर हैं, मान लीजिए 4-5 फ्लेवर हैं इसके, ठीक है, और वो सब अलग अलग टाइप के फ्लेवर को प्रेफर करते हैं। तो अगर आप इन लोगों को अलाउ कर दें कि वो आपस में खुद एक्सचेंज कर लें केक की स्लाइसिस, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो सब लोग बेटर ऑफ पे होंगे, यानी जो जिस फ्लेवर को प्रेफर करता है उनके पास वही फ्लेवर होगा, यानी सब बेटर ऑफ में होंगे। अब आप किसी एक पर्सन को और ज़्यादा बेटर नहीं कर सकते विदाउट मेकिंग अनदर पर्सन वर्स ऑफ, यानी आप चाहते हैं कि इसके पास और ज़्यादा स्लाइसिस आ जाएं, तो उसके लिए आपको किसी के स्लाइसिस कम करने पड़ेंगे, यानी कि वन पर्सन कैन नॉट बी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अनदर पर्सन वर्स ऑफ। तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम या परेटो एफिशिएंट सिचुएशन में आ सकती है, और वो ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आप किसी एक पर्सन को बेटर ऑफ नहीं कर सकते विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ, यानी कि सब बंदे जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, ओके। अब आप और ज़्यादा सेटिस्फाई अगर करना चाहते हैं किसी पर्सन को, तो आपको किसी और पर्सन को अनसेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट की, और कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें पता है फर्म्स जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आर्ग्यूज दैट
एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आर्ग्यू करती है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्डरिंग, इट इज़ पॉसिबल टू डिवाइस वीक सोशल ऑर्डरिंग, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू फाइंड पॉलिटिकल सोल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या फिर सोशल चॉइस इज ऑलवेज ऑप्टिमम। देखिए, एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहती है कि ऐसा सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाना इम्पॉसिबल है जो सबको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 पर्सन है, ए बी सी, तीनों अलग अलग टाइप की मूवी प्रेफर करती हैं। ये थ्रिलिंग मूवी प्रेफर करता है, ये रोमांटिक मूवी प्रेफर करता है, और ये एक्शन मूवी प्रेफर करता है। ओके, अब आपने वोटिंग देना शुरू किया कि आप अलग अलग मूवी के नाम ले रहे हैं और इन्होंने वोटिंग करनी है कि कौन किसको प्रेफर करता है। तो ऐसा कोई भी आप फंक्शन नहीं बना सकते, या आप ऐसी कोई भी मूवी नहीं सिलेक्ट कर सकते जो इन तीनों को अच्छी लगे, क्योंकि इनकी सबकी प्रेफरेंस अलग होगी। तो ऐसा सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाना मुश्किल है जो सबको सेटिस्फाई कर सके। और सबको सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि आप बिल्कुल डिस्टिंग्स कर सकें कि ए मूवी सबसे अच्छी है, बी मूवी उससे कम है, और सी मूवी उससे कम है। यानी ये 3 पर्सन कभी भी 3 अलग अलग मूवी को एक जैसी रैंकिंग नहीं देंगे। हो सकता है ये वाला पर्सन इस मूवी को बेस्ट रैंकिंग दे, इसको कम रैंकिंग दे, हो सकता है ये पर्सन जो है इसको बेस्ट रैंकिंग दे, इसको कम रैंक दे। तो इन तीनों को सेटिस्फाई एक साथ करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी आप वोटिंग सिस्टम ले लीजिए, तो कोई भी सोशल वेलफेयर फंक्शन बनाना जिसमें सब किसी अपनी प्रेफरेंस को एक जैसा ऑर्डर में सेलेक्ट कर लें, ये हमेशा मुश्किल होता है। इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। जब आप डिस्टिंक्टली क्लियरली बता सकें कि ये ए को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बी को मैं उससे कम, और सी को मैं उससे कम, और सभी लोग सेम प्रेफरेंस दे रहे हों। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन ए और बी के लिए सेम बोल दे कि ए को भी मैं सेम पसंद करता हूँ और बी को भी सेम पसंद करता हूँ और सी को कम करता हूँ। ठीक है, ये हो सकता है कि 2 पर्सन इस पर सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ ठीक है, ए भी उतनी अच्छी है, बी भी उतनी अच्छी है। इसे हम कहेंगे वीक ऑर्डरिंग। और ये होती है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, जब आप क्लियरली डिस्टिंग कर सकें कि ए मूवी ज़्यादा अच्छी है, बी उससे कम अच्छी है, और सी उससे कम अच्छी है। तो एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहती है सोशल वेलफेयर फंक्शन कोई भी ऐसा बनाना मुश्किल है जो सबको सेटिस्फाई कर सके, यानी कि स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्डरिंग बनाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, दैट एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम आर्ग्यू दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेशन मीन्स, रिसेशन का क्या मतलब होता है? देखिए, रिसेशन का मतलब होता है जब आपकी इकोनॉमी लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही हो। नेगेटिव ग्रोथ का क्या मतलब है? आपकी जीडीपी नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है यानी इसकी ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है, यानी आपकी इकोनॉमी में आउटपुट पहले के कंपैरिजन में कम होता जा रहा है। ठीक है, तभी जीडीपी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही है। तो रिसेशन का मतलब है पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग प्राइजेस, नहीं ये इन्फ्लेशन का मतलब होता है। पीरियड ड्यूरिंग विच एग्रीगेट आउटपुट डिक्रीज, ये बिल्कुल सही है। एग्रीगेट आउटपुट जब आपका डिक्रीज हो रहा हो वो रिसेशन होता है। कब तक? 2 क्वार्टर तक। 2 क्वार्टर मतलब 6 मंथ तक, लगातार 6 मंथ तक आपकी जीडीपी अगर नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा रही है तो आप रिसेशन में है। और वही चीज़ अगर 1 ईयर या इससे ऊपर चली जाती है तो आप डिप्रेशन की सिचुएशन में चले जाते हैं, यानी आपकी कंट्री डिप्रेशन की सिचुएशन में चली जाती है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये गलत है। पीरियड ऑफ इंक्रीज रेट, ये भी गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कटिंग टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट कट करिए जाएँ फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किस लिए टैक्स रेट कम किया है? ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए और इंक्रीजिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एक्सपेंशनरी डिमांड साइड पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसी, एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसी, या कॉन्ट्रैक्शनरी सप्लाई साइड पॉलिसी। देखिए, टैक्स रेट कट किए जा रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेंशन करना चाहती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहती है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्चा बढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी का पार्ट होगा, यानी ए और सी में से एक आंसर होगा, बी और डी तो यहाँ पे गलत हो गए। अब ये डिमांड साइड को इफेक्ट कर रहा है कि सप्लाई साइड को इफेक्ट कर रहा है? देखिए, डिमांड साइड को इफेक्ट कर रहा होता है अगर ये इनकम पे टैक्स रेट कम किया जाता है। ये टैक्स रेट कम किया जा रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करने के लिए या बिजनेस इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि सप्लाई साइड की एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ की जा रही है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनमें से किसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इन्वेस्टमेंट पे? एन इंक्रीज इन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अ हायर कैपिटल स्टॉक, एन एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर गुड्स, एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन विद अनचेंज नॉमिनल इंटरेस्ट। देखिए, इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाएँ तो उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पैसा जो है वो बैंक से महंगे रेट पे मिलेगा, तो ये तो गलत है। अ हायर कैपिटल स्टोर, अगर आपकी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक ऑलरेडी हायर है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, तो ये भी गलत है। एन एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर गुड, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी में डिमांड फॉर गुड्स कम होगी तो इससे इन्वेस्टमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट नहीं नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा।
ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एंड इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन आने वाला है, यानी कि आप जो भी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली आपके लिए अच्छा है, प्रोड्यूसर के लिए अच्छी चीज़ है, विद अनचेंज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज कॉल्ड एज, जो आप मनी को होल्ड करते हैं उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी आप चॉइस को चूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन कर रहे हैं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ रहे हैं, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो अगर आप मनी को अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं तो आप कौन सा कॉस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे आप कॉस्ट दे रहे हैं उस इंटरेस्ट रेट का जो आप कमा सकते थे अगर वो पैसा आपने बैंक में रखा होता। तो मनी को होल्ड करने की जगह अगर वो पैसा आप बैंक में जमा करा देते तो आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट उस पर कमा सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज कॉल्ड एज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नॉमिनल मनी सप्लाई ग्रोज एट 4% पर ईयर, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, द रियल जीडीपी ग्रोज बाय 1% पर ईयर, इन्फ्लेशन वुड बी। तो हमसे इन्फ्लेशन पूछा है। देखिए, यहाँ पे हम क्वांटिटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे एम वी इज इक्वल टू में पी वाई होता है। एम क्या है हमारी मनी सप्लाई, वी क्या है हमारी वेलोसिटी ऑफ मनी, पी क्या है प्राइजेस, और वाई क्या है हमारी जीडीपी। ओके, अब हमें मनी सप्लाई की ग्रोथ दी हुई है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, रियल जीडीपी की ग्रोथ दी हुई है, इन्फ्लेशन पूछा है, यानी हमें प्राइस की ग्रोथ पूछी है, प्राइस कैसे ग्रो करेगा, इन्फ्लेशन पूछा है। अब देखिए यहाँ पे डेल एम जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल पी प्लस डेल वाई के। ठीक है, जब भी कोई इक्वेशन मल्टीप्लाई में दी हो तो उसमें चेंज कैसे निकाला जाता है, उन दोनों चेंज को ऐड कर दिया जाता है। अगर वहीं पे ऐसे दिया होता p अपॉन में y, तो डेल m किसके इक्वल हो जाता है, डेल p माइनस डेल y के। ये हमेशा याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें पर कैपिटा इनकम दी हुई है, पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब आपसे पूछा कि चेंज इन पर कैपिटा इनकम निकालिए या पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट निकालिए, तो चेंज इन पर कैपिटा इनकम किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन नेशनल इनकम माइनस चेंज इन टोटल पॉपुलेशन, या फिर कह लीजिए ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम माइनस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन किसके इक्वल होगा, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम के। तो याद रखिएगा, अगर कोई इक्वेशन आपको रेशो में दी है तो वो माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई में दी है तो प्लस हो जाती है। तो चेंज इन एम हमें निकालना है, वी तो कांस्टेंट है तो वी को हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो डेल एम किसके इक्वल हो जाएगा, डेल पी प्लस डेल वाई। तो डेल एम इक्वल है डेल पी प्लस डेल वाई के। डेल एम हमें दिया हुआ है कितना है, मनी सप्लाई किससे चेंज हो रही है, 4% पर ईयर। डेल पी हमें निकालना है, यानी इन्फ्लेशन हमें निकालना है, प्राइस किस रेट से चेंज हो रहा है, प्लस जीडीपी की ग्रोथ रेट हमें दी हुई है 1% पर ईयर। तो डेल पी क्या आ जाएगा, 4 - 1 यानी कि 3% पर ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन सी इज इक्वल टू में ए प्लस बी वाई डिस्क्राइबिंग द एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन ए स्टैंड फॉर। यहाँ पे हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि ए का क्या मतलब है। देखिए, कंजम्पशन फंक्शन होता है सी इज इक्वल टू में ए प्लस बी वाई, इसे ए बार भी हम बोलते हैं। ये है हमारी कंजम्पशन, ये है हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस का कंजम्पशन का क्या मतलब है कि अगर आपकी इनकम जीरो भी हो जाए तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे, उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। यहाँ आप इनकम में अगर जीरो रख के देखें तब भी देख लीजिए क्या बन जाएगा, सी ए बार प्लस बी इंटू जीरो, सी इज इक्वल टू ए बार, यानी वो कंजम्पशन जो जीरो इनकम पे आप कर रहे होंगे, तो इसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। वी है हमारा मार्जिन कैपेसिटी टू कंज्यूम, वाई है हमारी इनकम। तो अमाउंट ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो, ये बिल्कुल सही है। ए का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, यानी आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं जब आपकी इनकम जीरो है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट मनी इज न्यूट्रल बिकॉज प्राइस एडजस्ट टू ए मॉनेटरी एक्सपेंशन ओनली इन लॉन्ग रन, prices are slow to adjust to a monetary expansion, prices are fixed in short run, prices adjust quickly in a monetary expansion। देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था मनी न्यूट्रल होती है क्योंकि जैसे ही आप मनी सप्लाई चेंज करेंगे प्राइसेस ऑटोमेटिकली फटाफट एडजस्ट कर जाएंगे उस मॉनेटरी एक्सपेंशन के। तो मॉनेटरी एक्सपेंशन से आप रियल आउटपुट या फिर कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं ला पाएंगे। ओके, इसीलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था कि मनी न्यूट्रल होती है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, as margin propensity to save increase, the value of multiplier would be increase, increase or decrease depending upon the size of change in investment, remain constant या फिर fall।
देखिए हमें पता है मल्टीप्लायर किसके इक्वल होता है, 1/1 माइनस एम पी सी इक्वल टू में 1/में एम पी एस, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वाई अपॉन में डेल आई। तो यहाँ पे पूछा गया है मार्जिन प्रोबेबिलिटी सेव के बारे में। हमें पता है मल्टीप्लायर और मार्जिन प्रोबेबिलिटी सेव के बीच में कैसे रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब मार्जिन प्रोबेबिलिटी सेव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, फॉल होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens if the injection are less than the leakage at full employment level of national income? देखिए इंजेक्शन जो है वो कम है लीकेज से। हमें पता है हमारी इकोनॉमी में इंजेक्शन का काम क्या करते हैं, यानी हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने का काम कौन करते हैं, एक एक्सपोर्ट हो गया और एक हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। वहीं पे लीकेज का काम करते हैं हमारा इम्पोर्ट और हमारी सेविंग। अब जो इंजेक्शन है ये कम है लीकेज से, यानी हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है हमारी इंपोर्ट और सेविंग से, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम है सेविंग से। और हमें पता है इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट होता है, एग्रीगेट डिमांड का, और सेविंग किसका पार्ट होता है, एग्रीगेट सप्लाई का। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है सेविंग से, ठीक है। अब इसे डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर, ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर। अब क्या है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड से कम है, तो यानी कि ये सिचुएशन लगा लेते हैं, ये हमारी नई एग्रीगेट डिमांड है AD1। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे डिमांड इतनी होनी चाहिए, उससे कम है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप हो जाएगा। इसे हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ मनी नेक्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ मनी दिस ईयर इज एक्सप्रेस्ड एज। तो यानी कि हमसे क्या पूछा है, फ्यूचर वैल्यू पूछी है और प्रेजेंट वैल्यू के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी मनी की फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी एज कम्पेयर टू प्रेजेंट वैल्यू, और वो निकाली जाती है 1/1 प्लस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस x1, x2, x3, xn इज ए रैंडम सैम्पल फ्रॉम ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है जिसका मीन है म्यू एंड वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज। देखिए यहाँ पे दो चीज़ आप नोट करिए, एक तो पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा ये है कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं मीन का। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, इस केस में लगती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉर्मल व्हेन मीन इज इक्वल टू म्यू एंड वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर में n। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है नॉर्मल विद मीन इज इक्वल टू में म्यू एंड वेरिएंस इज इक्वल टू में सिग्मा स्क्वायर, ये गलत है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में n होना चाहिए। नॉर्मल विद मीन इज इक्वल टू में म्यू एंड वेरिएंस इज इक्वल टू में सिग्मा स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, ये भी गलत है। नॉर्मल विद मीन इज इक्वल टू में म्यू एंड वेरिएंस इज इक्वल टू में सिग्मा स्क्वायर अपॉन में n, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इज यूज टू एनालिसिस। किस चीज़ को एनालाइज करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ किया जाता है, डिस्क्रीट चॉइस, कॉन्टिन्यूस चॉइस, नेशनल या फिर इनकरेक्टली मेजर डाटा। देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ किया जाता है जब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा वो कैटेगोरिकल हो, कैटेगोरिकल कह लीजिए या बाइनरी कह लीजिए। बाइनरी का क्या मतलब है, जहाँ पे सिर्फ दो चॉइसेस हो, डिपेंडेंट वेरिएबल या तो मान लीजिए मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, यानी कि वाई की वैल्यू या तो मेल या फीमेल, या येस और नो, या फिर पास और फेल। फॉर एग्जाम्पल हम निकाल रहे हैं किसी कोई स्टूडेंट पास होगा एग्जाम में या नहीं होगा, तो उसके दो ही चांसेस, या तो पास होगा या फेल होगा। हम निकाल सकते हैं कोई पर्सन मैरिड है या अनमैरिड है, तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, वो मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, या वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ये येस कह सकता है किसी चीज़ के लिए, नो कह सकता है। जब भी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल के दो ही ऑप्शन आ रहे हो, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दो ही हो सकती हो, बाइनरी हो सकती है या फिर कह लीजिए कैटेगोरिकल हो सकती हो, तो वहाँ पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ करते हैं। और बाइनरी होने का क्या मतलब है कि हम डिस्क्रीट चॉइस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस चॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या है, सिर्फ दो हैं। तो यहाँ पे हम डिस्क्रीट चॉइस की बात कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, और डिस्क्रीट चॉइस में ही हम लॉजिक मॉडल का यूज़ करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरीमा PDQ मॉडल आर यूज टू एनालाइज। अरीमा की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। ये मॉडल किस में यूज़ किया जाता है, ये मॉडल यूज़ किया जाता है टाइम सीरीज डाटा में। टाइम सीरीज डाटा का क्या मतलब है, जब आप किसी एक सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, उसे हम कहते हैं टाइम सीरीज डाटा।
ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इंडिया की स्टडी कर रहे हैं, इंडिया की हम एम्प्लॉयमेंट रेट देख रहे हैं, तो हमने पहले 2010 में स्टडी करी, फिर 2011 में स्टडी करी, फिर 2012 में स्टडी करी, फिर 2013 में स्टडी करी। इसमें हम यूज़ करते हैं ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। या मूविंग एवरेज से ही आपको पता लग जाएगा कि हम मूविंग एवरेज देख रहे हैं हर एक साल की अलग अलग। ओके, तो इसे हम टाइम सीरीज डाटा कहेंगे। क्रॉस सेक्शन डाटा की बात करें, क्रॉस सेक्शन डाटा का मतलब है फॉर एग्जांपल हमने एक ही टाइम में सिंगल टाइम स्टडी करी, हमने कंपेयर किया इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पॉपुलेशन का, तो उसे हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन स्टडी। क्रॉस सेक्शन स्टडी जो वन टाइम पीरियड में की जाती है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, सिर्फ वन टाइम पीरियड। तो 2010 में जो स्टडी हुई मान लीजिए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एम्प्लॉयमेंट रेट चेक करने के लिए, उसे हम क्रॉस सेक्शन स्टडी कहेंगे। ठीक है, तो अरीमा यानी ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज का यूज़ किया जाता है टाइम सीरीज डाटा में, यानी कि हमने अलग अलग साल जो स्टडी करनी हो किसी सब्जेक्ट की। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टिमेट ऑफ बीटा डैश in the following regression model yi is equal to alpha plus beta xi plus ei is given by। देखिए यहाँ पे ये बी कैप गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बीटा होना चाहिए था, इसकी वैल्यू पूछी जानी चाहिए थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होती है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे एक्स किसके इक्वल है, एक्स माइनस एक्स बार, और वाई किसके इक्वल है, वाई माइनस वाई बार। तो ये क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ एक्स यानी कि एक्स माइनस एक्स बार इंटू में वाई यानी कि वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर यानी कि एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जो कि दिया गया है ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी ये स्लोप हमने कैसे निकाला, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के साथ, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।